देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बड़ी बहू, मेरी बात सुन। जुग्गी की माँ को नहीं पता कि तू यहाँ आई है। अगर पता होता तो वो अब तक इस तरह चुपचाप नहीं बैठती। मैं भी नहीं चाहती कि पुरानी बातों को लेकर कोई परेशानी हो। तो फिर आप जो भी कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी दादी माँ। तू पूजा घर में भगवान की सेवा कर, घर के बाहर मत निकलना। मैं देखती हूँ क्या कर पाती हूँ। मुझे भी तो सारी चीजें समझनी पड़ेगी। मैं क्या तो फिर इस घर में और मैं अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर पाऊंगी दादी माँ। जैसे पहले करती थी सब बंद करना पड़ेगा। मगर देवर जी का सारा ख्याल तो मुझे रखना पड़ता था। क्या बहू अकेले सब कुछ संभाल पाएगी दादी माँ? संभालना पड़ेगा। इस घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, सब उसकी मदद करेंगे। उसे संभालना पड़ेगा। और छोटे देवर जी मेरे हाथों से इस्त्री किए हुए कपड़े पहनते थे। उनके लिए तो मैं हमेशा खाना बनाया करती थी और वो शौक से खाते थे। उनके दोनों पैरों के जूते मैं अपने हाथ से साफ करती थी। सब बंद हो जाएगा दादी माँ, सब बंद हो जाएगा। आखिरकार इस घर में मेरे पैरों पे भी बेड़ियां लग गई। और कर भी क्या सकती हूँ। इस संसार में विधवाओं को हर दोष मान लेना पड़ता है। हम कुछ नहीं कर सकते। मगर हाँ, एक दिन जरूर आएगा कोई ना कोई जो विधवाओं का हर दुख मिटाएगा। और ये समाज चलाने वाले उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं तो रहूंगी नहीं, तू रहेगी। उस शुभ दिन का इंतजार कर। दादी माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब है देवर जी ने। मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तूने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये समाज विधवाओं को दोषी मानता है, इसीलिए मैं भी तो चुप थी, कुछ नहीं बोल पाई। देखती हूँ मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। तू भगवान की सेवा करने में मन लगा। सही समय आने पर मैं तुझे बुलाऊंगी, ठीक हो जाएगा। देखती हूँ कि वहां क्या हो रहा है, देख कर आती हूँ। तू सेवा में मन लगा। ये सही नहीं हो रहा है नाना जी। गांव के इंसान भी तो हमारी ही प्रजा है। उनका अच्छा और बुरा देखना हमारी जिम्मेदारी है। ऊपर से मार्टिन साहब प्रजा पर जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं वो भी कह नहीं सकते। हालांकि कंपनी के नए नियम के मुताबिक जरूरत थी प्रजा की सुविधा के बारे में सोचने की। राजचंद्र,
हम लोग व्यापारी हैं और मार्टिन साहब हमारे सहयोगी हैं। वो जो नील उत्पादन करते हैं, हम वो नील निर्यात करते हैं। इतने दिनों से यही चलता आ रहा है। अगर नील की खेती बंद कर देंगे तो हमें क्या लाभ होगा? इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या हमें और नील निर्यात करने की अनुमति मिलेगी? हमारे व्यापार में कितना नुकसान हो चुका है तुम्हें पता है? मैं हमेशा से कहता रहा हूं, व्यापार में हम भावुक नहीं हो सकते। अरे हर गांव में तो नील की खेती हो रही है, अचानक हमारे गांव में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें इन सब में आना पड़ा? यहां तक कि छोटी बहू को भी इसमें आना पड़ा। तुम प्रगतिशील काला पहाड़ राम मोहन राय के साथी हो, मुझे सब पता है। और तुम ये कैसे भूल सकते हो कि तुम दास वंश का खून हो? मैं ये कहने को मजबूर हूं चंदर, मैं तुम्हारे अंदर एक अच्छे व्यापारी को देख रहा था, लेकिन देखने से क्या होता है? तुमने तो व्यापार में नुकसान किया है। माफ करना पिताजी, मैं सोचता हूं व्यापार में मुनाफा कमाना मतलब प्रजा का नुकसान करना नहीं है। वैसे भी व्यापार करना मुझे भी अच्छा लगता है। पैसे से रोजगार करना भी चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रजा के ऊपर अत्याचार करूं। ओह, मतलब तुम कहना चाहते हो नील के व्यापार से हम लोग पीछे हट जाएं? नहीं पिताजी, बेहतर होता कि हम खुद नील उत्पादन करते हैं, और वो भी खुद की जमीन पे। नहीं भैया, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हम जैसे लोग जो नील निर्यात करते हैं, वो खुद कभी नील उत्पादन नहीं करते, और वैसे भी इतने हंगामे में हम क्यों जाएं? वैसे तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है भाई। सब कुशल है ना? क्या भाभी वापस आ गए मोखीपुर से, या फिर अभी तक वहीं पे हैं? सुना है कि वहां की प्रजा उन्हें बहुत ही ज्यादा सम्मान देती है। तुम्हारी भाभी हमेशा अन्याय के विरुद्ध खड़ी रहती हैं, तो प्रजा उसका सम्मान करेंगे ही ना। सुनो चंदर, इस समय में मैं नहीं चाहता छोटी बहू इस हालत में कुछ और करने जाए। अब तक उसने जो किया है सो कर लिया। मैंने उसे कभी नहीं रोका, लेकिन अब और नहीं। याद रखना, इस घर का वंश आ रहा है। जो आ रहा है वो इस दास वंश का भविष्य है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि बहू अब से आगे पूरी तरह से अपना ख्याल रखे। यही ठीक है भगवान, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बस आप ही के सामने बैठ के आपकी सेवा करके अपनी बाकी जीवन गुजार लूंगी। आप मुझे इस घर से मत निकालना भगवान, मत निकालना भगवान। मेरी प्रार्थना सुन लो भगवान। दीदी, आप यहाँ पर हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। कमरे में चलिए। नहीं रे, यही ठीक हूँ, मैं यहीं पे बैठी रहूंगी। क्यों? आप यहाँ क्यों रहेंगी? आप कमरे में चलिए। क्यों नहीं समझ रही? बच्चे को पाने के लिए तो मेरा मन भी रोता है। अगर मेरी नजर लग गई तो क्या ये ठीक होगा? बोल। ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? क्या मेरा बच्चा आपका कुछ नहीं है? क्या आप उससे प्यार नहीं करेंगी, गोद में नहीं उठाएंगी? तो फिर ऐसा क्यों कह रही हैं? लालच मत दिखा बहू, लालच मत दिखा। कोई माँ पुकारेगा सुनने के लिए। मेरा भी मन रोता है।
मुझे भी एक बच्चे को अपने सीने से लगाने का मन करता है, उसका ख्याल रखने का मन करता है। मैं आपको लालच क्यों दूंगी दीदी? मेरी संतान आपकी भी तो है। मेरे बच्चे को तो आपको ही संभालना पड़ेगा। मैं क्या अकेले संभाल पाऊंगी? वाह, तुझे पता है तुझे लड़का ही होगा। अच्छा है, यही बात हमेशा सोचना, ठीक है? देखना, भगवान जरूर तेरी बात सुनेंगे। लेकिन दीदी, आप इस तरीके से खुद को बंद नहीं रख सकती हैं। आपको मेरे साथ रहना होगा, मेरे बेटे का ख्याल रखना होगा। छोटी बहू, मालकिन तुम्हें बुला रही है। जा छोटी बहू जा, यहाँ ज्यादा देर बैठी मत रह। जाके देख माँ क्यों बुला रही है। जा। अरे बाप रे, मर गई मैं। बाप रे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं जाकर वैद्य को बुला लाता हूँ। तकलीफ क्या कम मिल रही है इस घर से? खुद का कोई सम्मान नहीं है, इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है बताइए? तुम्हारा बेटा अभय, ओ मेरा बेटा अभय, कहाँ था तू बता? सुबह से एक बार तुझे देखा भी नहीं, खाना भी तो नहीं खाया है। माँ, भाभी माँ बनने वाली है। क्या आपको कुछ पता है? क्या क्या कह रहा है तू? तुझे कैसे पता चला? मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। वैद्य की जरूरत हो तो मुझे बता देना। रुक जाइए पिताजी। आप लोगों को क्या पता है कि बाबू राजचंद्र दास इस घर में वापस आ चुके हैं? केवल राजचंद्र नहीं, उसके साथ उसकी स्त्री और बड़ी भाभी भी वापस आई है। वैसे इतना बड़ा महल है, आप लोगों के कान में ये खबर अभी तक पहुंची नहीं। क्या चंदर वापस आ गया? अरे ये तो अच्छी खबर है। अच्छी खबर तो होगी, चंदर वापस आ गया। इससे अच्छी खबर और क्या हो सकता है बोलिए? नहीं, पागल भी खुद का भला सोचता है, केवल आप नहीं समझते। हाँ भे, वो लोग वापस कब आए? और सुन, मैंने सुना है बड़े देवर जी ने अकेले में बात करने के लिए बुलाया है। बात दरअसल वो नहीं है माँ। असल में बात यह है कि राजचंद्र पिता बनने वाला है। बातें सुनकर तो मुझे वैसा ही लगा। तुम एक बार उन लोगों के पास जाकर आओ तो, और सब बात का अच्छे से पता लगा कर आओ। अरे राजचंद्र बाप बन गया तो तुम्हें तो पता है कि क्या से क्या हो सकता है। जाओ माँ जाओ, बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा है। मैं अभी जाती हूँ। सुनो छोटी बहू, कुछ बातें ध्यान में रखना। पहली बार माँ बनने वाली हो ना, ऐसे वक्त पर कभी कभार तबीयत खराब होगी। डरना मत तुम, ऐसा कुछ हुआ तो हमसे छुपाना मत। हाँ सुनो बेटी, इस वक्त ज्यादा भारी सामान मत उठाना, ठीक है? हाँ, कभी कभी बदन में भी बहुत दर्द होगा, लेकिन उसके लिए हमेशा सोती मत रहना। थोड़ा काम करना, नहीं तो जन्म देते वक्त बहुत तकलीफ होगी। और रोज रोज भगवान की पूजा कर। सुबाला, तू ख्याल रखना, रोज छोटी बहू को नीम और हल्दी से शुद्धि कराई जाए। ठीक है, मगर मालकिन छोटी बहू से कहिए
लोगों की नजर से बच के रहे। आज ही मंदिर वाले कमरे में कह रही थी बच्चा होने पर बड़ी बहू की गोद में देगी। असल में छोटी बहू तो साफ मन की है, इसलिए नहीं समझती। ये क्या छोटी बहू, सुबाला जो कह रही है वो सच है? अच्छा, तुम्हें इतना महान बनने के लिए किसने कहा है बताओ? अरे बड़ी बहू विधवा है, उसके मन में ये सब बातें क्यों ला रही हो बताओ? अरे तुम्हें तो नजर लग जाएगी। अरे हो चुकी, कल ही इस बहू की नजर उतार, नजर उतार। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैंने इसीलिए कहा था उस औरत को इस घर से निकाल फेंक दे ना। उस विधवा के लिए तो सबका मन रो उठता है। अच्छा दीदी, बुरा मत मानना, बड़ी बहू वापस आ गई क्या? लेकिन वो कैसे वापस आ सकती है? बड़े भैया ने खुद मुझसे वादा किया था मेरे अभय को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी अभय को नुकसान कहाँ पहुँचा है? ये प्रश्न तुम्हारे मन में क्यों आया है? बड़ी बहू सिर्फ पूजा घर और छोटी बहू के कमरे के अलावा कहीं नहीं जाएगी। लेकिन बड़ी माँ, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? एक बार मेरे बेटे के साथ ऐसी एक घटना घट चुकी है। उसके बाद भी एक घर में एक ही छत के नीचे वो लोग एक साथ कैसे रह पाएंगे? छोटी माँ, देवर जी पर मैंने हाथ उठाया था। सजा मिलनी चाहिए मुझे, दीदी की कोई गलती नहीं है। तो फिर बार बार उन पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ये परिवार क्या दीदी का नहीं है? छोटी, छोटी सुनना, तू बुरा मत मान। हाँ, नादान लड़की ने ऐसे ही बोल दिया है, तू बस बुरा मत मान। छोटी छोटी बहू, छोटी माँ के पैर पकड़कर माफी मांगो। अभी उठो, जाओ, बोल रही हूँ। और ध्यान रखना, मैं ये बात कभी भी ना सुनूं कि तुमने किसी से कभी जबान लड़ाई। मुझे माफ कर दीजिए छोटी माँ, मैंने गलती की है। लेकिन दीदी के बारे में भी सोचना होगा ना। वो कहाँ जाएंगी? वो तो इस परिवार के अलावा किसी को नहीं जानती। कौन कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, ये तुम तय करोगी क्या? इस परिवार के बड़े मर चुके हैं क्या? अभी उठो, बोल रही हूँ, उठो। ओ बड़ी भाभी, छोटी बहू को खुशखबरी तो दो। चंदर बाप बनने वाला है, इसीलिए ये लोग वापस आए हैं। और बड़ी बहू को चंदर माँ की नजरों से देखता है, इसलिए उसे वो साथ लेकर आया। छोटी बहू, तू अपने कमरे में जा, जा। छोटी, मेरा चंदर पहली बार पिता बनने वाला है। ये बात सुनकर तू खुश नहीं है क्या? अरे इतनी अच्छी खबर, मैं खुश क्यों नहीं होंगी? लेकिन दीदी, बुरा मत मानना, जितनी बार मैं बड़ी बहू के बारे में सोचती हूँ, मेरा दिल उतना ही ज्यादा घबरा रहा है। आग और घी कितनी देर तक एक साथ रह सकते हैं, आप ही बताइए। और कर भी क्या सकती है छोटी बहू? हाँ, चंदर अगर ऐसे बेवकूफों जैसी हरकतें करते रहेगा तो। छोटी बहू, अभय की पत्नी को मायके में क्यों रखा है? ले आओ उसे। सही कहा है चाची माँ ने तो।
अभय की बहू की पिताजी की शर्त थी कि उनकी लड़की 13 साल की होने पर उसे ससुराल भेज देंगे। वो लड़की तो इसी साल 13 साल की हो चुकी है ना छोटी? मैंने सही कहा ना? मैं उनसे कहती हूँ कि अभय की बहू को धूमधाम के साथ इस घर पर वापस लाने की तैयारी करें, ठीक है? देवर जी की पत्नी इस घर में आ रही है?